अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हिलाल नजमी और आप देख रहे हैं नाउ न्यूज़ नेटवर्क। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफ़ी। नाम बताने से पहले मैं इनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि मुख्तलिफ वॉर जोन्स में ये काम कर चुके हैं, 19 साल से अपने शोबे से वाबस्ता हैं। सिनेमाटोग्राफ़ी, फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफी पे भरपूर अबूर हासिल है। ना सिर्फ मकामी चैनल्स में काम किया बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी मुख्तलिफ़ चैनल्स के लिए ये काम कर चुके हैं और अपने काम से, अपने काम के मयार से बहुत पजीराई हासिल की। इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई मिली और इनको अवार्ड से नवाजा गया। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हैदर अली। कैसे हैं हैदर? खैरियत से? बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो ये कि आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लेकर आए। जैसे कि मैंने बताया 19 साल से हैदर अली इस शोबे से वाबस्ता है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्यों, कब, कैसे, किस तरह से इस फील्ड में आना हुआ और किस तरह से सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले तो नाउ न्यूज़ और आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। और मुझे तकरीबन जैसे कि आपने बताया 19 साल हो गए हैं, और 19 साल पहले जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो एक प्रोडक्शन हाउस होता था, टेलीविज़ प्रोडक्शन। तो उस वक्त इतने ज़्यादा चैनल होते नहीं थे, 2-3 गिनती के चैनल से प्रोडक्शन हाउस ज़्यादा काम किया करते थे। तो वहाँ पे एज असिस्टेंट ज्वाइन किया था, फिर करते करते फिर CNBC पाकिस्तान चैनल में हमने ज्वाइन किया और करते रहे उसके साथ, फिर डॉन न्यूज़ के साथ भी करते रहे। तो एक ये टाइम पूरा एक लंबा पीरियड गुजरा और फिर साथ साथ फ्रीलांसिंग भी करता रहा मैं इंटरनेशनल चैनल के लिए। उसमें ऑलमोस्ट मैं तकरीबन तमाम चैनल्स के साथ इंटरनेशनली शूट कर चुका हूँ और ये चीज़ें आपके सामने हैं। सही सही सही। तो अगर हम ये देखें, जैसे मैंने अभी ज़िक्र भी किया कि मुख्तलिफ़ ममालिक में भी आप काम कर चुके हैं और ख़ास तौर पे वॉर जोन में अभी पिछले दिनों अफ़गानिस्तान में जैसे तालिबान ने कंट्रोल हासिल किया और अपनी हुकूमत बनाई, तो ऐसी जगहों पे ख़ास तौर पे काम करने में किस तरह की मुश्किलात सामने आती हैं? देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि वहाँ पे जब आप सुनते हैं कि यार वॉर जोन है और जहाँ तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है, तो पहले तो लोग वहाँ जाना ही नहीं चाहते। उनकी हिम्मत वहीं ख़त्म हो जाती है कि भाई पता नहीं क्या हो, हम जाएँ, हमारे साथ भी कोई बुरा सीन ना हो जाए, या हम अगवा ना हो जाए, या हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए। और क्योंकि ऐसा हो भी रहा था, वहाँ पे ब्लास्ट भी हो रहे थे और किसी को कुछ नहीं पता था यार अब क्या होने जा रहा है। इवन आपने देखा होगा कि वहाँ के वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो भी फ़ौरन से जो है ना, जैसे ही वो आई और तालिबान आए, साहब भी जो है वो बिल्कुल वहाँ से भाग गए और काबुल एयरपोर्ट पर ब्लास्ट भी हुआ था, तो आप वहीं मौजूद थे? बिल्कुल, उस वक्त मतलब मेरे जाने से एक दिन पहले हुआ था ब्लास्ट वहाँ पर। तो लेकिन यह है कि सूरत हाल मुझे मालूम थी कि भाई बहुत ख़तरा है, जाना भी ज़रूरी है, फ़िल्म बनानी है, डॉक्यूमेंट्री बनानी है कि भाई क्या सूरत हाल है, क्या चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। तो जब मेरे पास ये प्रोजेक्ट आया, इंटरनेशनल चैनल है फ्रंटलाइन PBS, उसके लिए मैं ये डॉक्यूमेंट्री कर रहा था। तो मुझे अब ये पता ही नहीं चल रहा था कि यार मैं एक्सेस कैसे करूं, मैं एंटर कैसे होऊंगा, किसी से कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रही थी कि भाई तुरखम बॉर्डर से जाना इजी है नहीं है, क्या तरीक़ेकार होगा। बहरहाल करते करते वीज़ा लिया, वीज़ा लेके वहाँ तक गए और फिर वहाँ से आगे तो बिल्कुल मतलब पहाड़ी इलाके शुरू हो गए ना, किसी को कुछ नहीं पता कि भाई खौफ सा रहता होगा हर वक्त दिल में कि पता नहीं यहाँ पे कहीं पे जहाँ हम मौजूद हैं वहाँ किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा था कि आपको रास्ते से जो मतलब एक तो तालिबान ने टेक ओवर किया हुआ, उनके मुखालिफ दूसरे कुछ ग्रुप्स हैं वो आते हैं और लोगों को उठा के ले जाते हैं। तो वो बहुत ईजी टारगेट थे हम लोग के, जिस एरिया से गुजर रहे थे बीच में तुरखम से काबुल जाने के लिए। तो बताया जाता है कि जो बीच का एक पार्ट आता है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, वहाँ से आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो वो हम फिर उस एरिया को क्रॉस करके जाना था और गए। सही। तो रिकॉर्डिंग के दौरान हमने जैसे इंटरनेशनल मीडिया पे या हम देखते हैं चैनल्स में कि ऐसी जगहों पे सेफ्टी मेजर्स बहुत लिए जाते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट्स, ये गैजेट्स वगैरह, तो वो इस तरह की कुछ चीज़ें कैरी की साथ में? नहीं, ऐसी कोई चीज़ हमने कैरी नहीं की। इंश्योरेंस हमारी थी, लाइफ इंश्योरेंस थी, ये सब चीज़ें थी। लेकिन उसको चीज़ों को पहन के ना आप उस तरीके से काम नहीं कर सकते। या तो एक होता है ना कि आप फायरिंग हो रही है, आप किसी जंग को वो कर रहे हैं, तो उसमें तो ठीक है, वो पहनना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे एक तो कवर हो गया ना, उन्होंने टेक ओवर कर लिया तालिबान ने और सब चीज़ें हो रही है। अब हमने इंटरव्यूज़ भी उन्हीं के करने हैं, उन्हीं की सारी चीज़ें दिखानी कि भाई 20 साल पहले यहाँ पे क्या हुआ था। 20 साल पहले अब अमेरिकन फोर्सेस आई थी और उन्होंने सब कुछ जो है ख़त्म कर दिया था, और 20 साल बाद जो है तालिबान उसी जगह पे काबिज़ हो गई, उसी जगह पे उन्होंने टेक ओवर कर लिए जहाँ पे पहले आर्मी थी। नहीं, लेकिन मामला रिस्की तो था बहरहाल। अच्छा ये बताएं,
अफ़गानिस्तान का जैसे अभी हमने जिक्र किया, और किन ममालिक में जाना हुआ और कहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, कहाँ ज़्यादा काम करने में मज़ा आया? देखिए, पाकिस्तान में तो हमने बहुत ज़माने काम किया, इसके साथ साथ मैंने अमेरिका गया, वहाँ पे भी शूट की, एक डॉक्यूमेंट्री की, और यूएई में भी काफ़ी काम कर चुका हूँ, फिर अफ़गानिस्तान में भी रिसेंटली किया है। चूँकि अभी बड़ा एक मज़ेदार, मुझे एडवेंचर बड़ा पसंद है, ख़तरनाक काम ज़्यादा पसंद है, तो जो अभी मैं अफ़गानिस्तान में कर गया तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। वहाँ के मुख्तलिफ़ शहरों में गए और भी मुख्तलिफ़ सूबों में गए, वहाँ जाके शूट किया, वहाँ लोगों से मिले, उनके मसाइल भी देखे और वहाँ की जो भी खूबसूरती थी वो भी देखी। ज़ाहिर है मुझे ट्रैवलिंग बड़ी पसंद है, तो मुझे वहाँ वो भी बहुत अच्छा लगा। सही सही सही। अच्छा, जिस तरह एक आम तासुर होता है कि पाकिस्तानी, वैसे तो हमने देखा है, सुना है कि भाई अच्छा नेगेटिव नहीं, अच्छा इमेज नहीं होता, तो कहीं पे कोई ऐसी चीज़ फेस करनी पड़ी कभी कहीं किसी दूसरे मुल्क में कि यार पाकिस्तान से यहाँ पर दहशतगर्दी है, या एक इमेज बना हुआ है, या जो दूसरे हमारे जो हमसाये पड़ोसी ममालिक, या जिसे हम कहते हैं कि भारत ने जो हमारा एक इमेज ख़राब करने की कोशिश की है, तो वो उन चीज़ों को फेस किया है कभी? अच्छा, ऐसी चीज़ें मुझे अफ़गानिस्तान में ज़रूर मिली। कुछ लोग पाकिस्तानियों को बहुत पसंद करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे। जब पंजशेर का वाक़या हुआ वहाँ पे, क्योंकि पंजशेर को तालिबान टेक ओवर नहीं कर पाए थे बहुत टाइम तक, और बड़ी उनकी बातचीत चल रही थी, और फिर इन दी एंड उन्होंने उसको टेक ओवर किया। तो उसके बाद ये कहा जा रहा था कि भाई ये तो पाकिस्तानियों ने हमारे साथ ज़्यादती की और इन्होंने सपोर्ट किया तालिबान को और उसको की चीज़ें। तो फिर वहाँ से थोड़ा सा मुझे कुछ लोग मिले जो पाकिस्तानी को पसंद नहीं कर रहे थे और बुरा भला भी कह रहे थे। तो ये चीज़ें चलती रहती है, अच्छी बुरी लोग तो हर जगह होते हैं। सही। अच्छा, अभी प्रोग्राम के शुरू में भी मैंने जिक्र किया कि आपको अवार्ड मिला था, तो वो अवार्ड क्या था और क्या डॉक्यूमेंट्री थी या क्या प्रोग्राम था, उसके कुछ हम जानना चाहेंगे कि वो क्या चीज़ थी, कौन सी ऐसा इशू था जिसको बड़ा... बिल्कुल, ये एक हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी पाकिस्तान हिडन शेम के नाम से, ऑनलाइन अभी भी मिल सकती है अगर कोई इसको सर्च करेगा। तो उसमें ये था कि बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही थी, जो स्ट्रीट के बच्चे थे, सड़कों पे घूमते हैं, उनके साथ क्या होता है, उनकी लाइफ कैसी गुजरती है। तो इसके ऊपर हमने एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री की थी, लॉन्ग फॉर्मेट में की थी। तो इस डॉक्यूमेंट्री को लंदन के अंदर एक रॉरी पैक सोनी इम्पैक्ट अवार्ड कहलाता है, उसमें नामज़द किया गया था, जिसमें ऑलमोस्ट 100 ममालिक से ज़्यादा लोगों ने अपने अपने काम को सबमिट किया था। लेकिन हुआ ये कि उसमें 3 लोग नॉमिनेट होते हैं और कोई एक विनर कहलाता है, यानी कि पूरी दुनिया से लोग उसमें अपना काम सबमिट कर रहे होते हैं और उसमें से कोई एक विनर कहलाए तो ये बड़ी बात होती है। तो पूरी दुनिया से लोगों ने सबमिट किया और उसमें से एक पाकिस्तानी जो है वो विन करके आया वहाँ से। बहुत ज़बरदस्त। नाज़रीन, ये हमारे लिए एक बड़े एजाज़ की बात है, और ना सिर्फ इन्होंने अपने काम से, बल्कि ये तो हमारे पाकिस्तान के लिए एक बड़े फ़ख्र की बात है कि इन्होंने इतने सारे ममालिक के मुख्तलिफ़ सिनेमाटोग्राफ़र्स के साथ कम्पीट किया और विन किया, जीता। अच्छा, अब अगर हम अपने लोकल मीडिया की तरफ हम आते हैं, तो पहले एक बड़ा बूम था, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में बड़ा अच्छा एक सिलसिला चल रहा था। बाद में हम ये देखते आ रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ हालात चैनल्स के या वो उस तरफ जा रहे हैं। क्या उस बारे में क्या कहेंगे? क्या आप क्या समझते हैं, क्या वजूहत हो सकती हैं ये? देखिए, अभी तो कहा यह जाता है कि भाई ये जो नई हुकूमत हमारी बनी है, नया पाकिस्तान जो बना है, इस नए पाकिस्तान की वजह से जो है ना, ये मीडिया इंडस्ट्री जो है ना तबाह हो गई है। जो हमारे मालिकान हैं या जो चैनल के करता धरता होते हैं बकौल उनके कि भाई ये चीज़ें बहुत हो रही हैं, जिसकी वजह से लोगों के लिए मुश्किलात भी हो रही हैं, काफ़ी सारे लोग बेरोज़गार भी हुए। और चूँकि वो कहते हैं कि भाई एडवर्टाइजिंग जो है हमारी तरफ नहीं आ रही है, अर्निंग नहीं हो रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बुरा सिलसिला शुरू हो गया है, काफ़ी लोग बेरोज़गार हो गए। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई बेहतरी का सिलसिला होना चाहिए। सोशल मीडिया को किस तरह से देखते हैं कि अब आने वाले वक्त में सोशल मीडिया आया कि पूरी तरह से टेक ओवर कर लेगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को? देखिए, इंटरनेशनली तो सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है, डिजिटल मीडिया बहुत ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे। मैंने अफ़गानिस्तान में भी देखा लोग आके वहाँ पे मतलब वो ख़ुद ही मोबाइल से शूट करते हैं, उसी से एडिट करते हैं और उसी पे मतलब अपने स्टोरी बना के अपलोड कर देते हैं। तो पाकिस्तान में भी ये चीज़ें शुरू हो गई हैं और मैं ये समझता हूँ कि अब अगला दौर यही है डिजिटल मीडिया का। तमाम दोस्तों को, तमाम साथियों को आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आना चाहिए और एज़ सुन एज़ पॉसिबल आएँ तो बहुत अच्छा होगा, ताकि वो अपना एक सेटअप बना लेंगे। अच्छा, अब आपने जैसे कहा कि मोबाइल से भी बना रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि अब हर कोई दूसरा तीसरा आदमी मोबाइल यूज़ कर रहा है और अपने
कोई वेब सीरीज़ बना रहा है, कोई ड्रामे बना रहा है, कोई अपने मुख्तलिफ़ तरह के प्रोग्राम टिकटॉक्स और XYZ बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो प्रोफेशनल जो कैमरामैन हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, तो ये उनके लिए एक बड़ा हर्डल सा नहीं बनता जा रहा कि उनका काम बड़ा मुतासिर हो रहा है इस चीज़ से? लेकिन दो चीज़ें यहाँ पे, अब जैसे कि डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं या फिल्म्स होती हैं प्रॉपर लॉन्ग फॉर्मेट में, उनको एक हाई डेफिनेशन, एक हाई क्वालिटी या 4K या 8K पे जाना पड़ता है, तो बहुत डिटेल के साथ वो शूट करते हैं। उसके लिए तो यकीनन जो डायरेक्टर फोटोग्राफी होंगे या जो इस तरीके के कैमरामैन होंगे वो उस पर काम करते रहेंगे। लेकिन जहाँ तक हम न्यूज़ की बात करते हैं या जैसे आपने बाकी प्लेटफॉर्म की बात की, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा कैमरा ही आपके पास होना चाहिए। मतलब अगर आपके सामने कोई भी एक हादसा हो गया या कोई न्यूज़ है, आप उसको फ़ौरन से जेब से मोबाइल निकालेंगे, कैप्चर कर लेंगे, शॉर्ट्स बनाएंगे, फिर आपके पास उसकी ऐप होती है, आपने फ़ौरन से वहीं से एडिट किया और विद इन अ मिनट आपने उसको अपलोड भी कर दिया। जबकि अगर आप एक कैमरामैन को बुलवाएंगे, उसको आने में भी टाइम लगेगा, कवरेज होने में भी टाइम लगेगा, फिर वो वापस जाएगा, एडिट होने में उसको टाइम लगेगा, तो वो जो न्यूज़ है उसका वो जो असर है वो ज़ायल हो जाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो कैमरामैन हजरात हैं उनको भी अपने अंदर तब्दीली लानी चाहिए, जैसे नए पाकिस्तान में तब्दीली आई, लेकिन ये वाकई तब्दीली लानी चाहिए कि वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करें, वो स्किल लेके आएँ, ना सिर्फ शूट करें, रिपोर्टिंग भी करें, एडिटिंग भी करें, ताकि कंप्लीट उनका एक जो है वो क्या कहते हैं बंच बन जाए और वो अपने आप को आगे बेहतर तरीके से लेके जाए। माशाल्लाह से सालों हो गए आपको काम करते हुए इस शोबे में, तो कैमरामैन अब जैसे नए जो लोग हैं जो सीखना चाहते हैं काम या जो करना चाहते हैं, उनके लिए अगर हम कहें कि भाई बुनियादी क्या चीज़ ज़रूरी है एक अच्छा कैमरामैन बनने के लिए, एक अच्छा सिनेमाटोग्राफर बनने के लिए, क्या बुनियादी क्या चीज़ ज़रूरी है? देखिए, कैमरा तो हर कोई चला लेता है, सिंपल उसके ऊपर ऑन ऑफ, फोकस, अपर्चर, हर चीज़ मेंशन होती है ना, कोई भी देख के उसको ऑपरेट कर लेता है। लेकिन असल चीज़ मैं ये समझता हूँ कि अगर वो उससे कोई डॉक्यूमेंट्री शूट करनी है या अगर वो कोई फिल्म शूट कर रहा है तो उसको प्रॉपर लाइटिंग आनी चाहिए। प्रॉपर लाइटिंग सीखेगा, उसको पता होगा कि भाई मैं अपनी जो लाइट कर रहा हूँ या जो उसका मूड है कैरेक्टर का या जो सीन का जो मूड है वो लाइट से मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ। तो वो जब सीख जाएगा तो कैमरा उसके लिए कोई मसला नहीं है, एंगलिंग उसके लिए कोई इशू नहीं है, ये बेसिक चीज़ें वो सीख सकता है बहुत इजीली। लेकिन अगर लाइटिंग अच्छी सीखेगा फिर उसके साथ उसको सेंस होगा कि यार अब मुझे कैमरा का जो एंगल है, फ्रेम है, वो किस टाइप का बनाऊँ ताकि लोगों के ऊपर वो एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़े। अच्छा नाज़रीन, यहाँ मैं आपको बताऊँ कि हैदर अली को बॉडी बिल्डिंग से भी बड़ा लगाव रहा है और फिटनेस से भी। तो यहाँ आपने माशाल्लाह से ख़ुद भी इनकी बड़ी अच्छी एक सेहत है और काफ़ी इन्होंने वर्कआउट भी किया। कैसा रहा मतलब ये बॉडी बिल्डिंग का शौक़ और ये साथ साथ ये चीज़? देखिए, कैमरामैन के लिए मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि वो फिट भी हो। कि अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें अगर जैसे कि अभी मैं रिसेंट डॉक्यूमेंट्री शूट किया अफगानिस्तान में, तो हम वहाँ ट्राइपॉड यूज़ नहीं करते थे। हमें अगर किसी का इंटरव्यू करना है, चलते फिरते करना है, तो हमने शोल्डर पे कैमरा रखा, आधा घंटा बात कर रहे हैं या 1 घंटा बात कर रहे हैं तो आपने उसी पोजीशन में करनी है। तो आपके मसल ज़रा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, डोले शोले मजबूत होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। और फिर प्लस उसके साथ एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा, जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले कहा कि भाई हमारे कैमरामैन हजरात को भी कुछ अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कुछ करना चाहिए। तो आपने जैसे फ़िटनेस के हवाले से बात की, तो मुझे फ़िटनेस बहुत पसंद थी, तो मैंने खुद भी सोचा कि भाई मुझे भी डिजिटल की तरफ आना चाहिए। तो मैंने अपने एक चैनल बनाया फिटनेस मीडिया PK। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके ऊपर हम फिटनेस से रिलेटेड लोगों को लाते हैं ताकि भाई अगर कोई किसी को मोटिवेशन चाहिए या किसी को नॉलेज चाहिए तो वो उससे लेके अपने आप को फिट भी कर सकता है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और नाज़रीन, बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है। यहाँ मैं हैदर अली से एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि अब आने वाले वक्त में हमने देखा कि ड्रोन भी यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, वक्त के साथ साथ अपने आप को बड़ा अपग्रेड करना पड़ता है, साथ साथ चलना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कैमरे का एक वर्जन पुराना, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद, तो ये अपने आप को किस हद तक साथ लेकर चलना पड़ता है? भाई ये देखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात की है आपने कि वक्त के साथ साथ अगर हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगे, नई चीज़ों को नहीं सीखेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। हमें कभी भी मौका नहीं मिलेगा आगे बढ़ने का या कोई अच्छा काम करने का या किसी अच्छी जॉब पे जाने का। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है आपने अपने आप को चेंज करना है। ड्रोन्स आ रहे हैं, अब मैं मतलब ड्रोन भी ऑपरेट करता हूँ, मैं शूट भी करता हूँ, मैं कैमरा भी करता हूँ, मैं रिपोर्टिंग भी करता हूँ और मैं एडिटिंग भी करता हूँ। मतलब मैंने सब चीज़ें जो खुद सीखी है, तो मैं वही दोस्तों से भी कहता हूँ कि भाई इम्प्रूव करें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी आ रही है उसके बारे में समझें, सीखें। किसी के पास अगर कोई इक्विपमेंट नहीं है तो मेरे पास आ जाए, मेरे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है जो कि फॉरेनर यूज़ करते हैं, उनकी डिमांड होती है। फॉरेनर्स का आपने वर्ड यूज़ किया, आपने फॉरेनर्स के साथ बहुत काम किया है,
तो सबसे ज़्यादा मज़ा किस टीम के साथ आया? देखिए, ये तो वो वाली बात हो गई कि एक वालिदैन से आप पूछें कि आपका कौन सा बच्चा अच्छा है या कौन सा आपको प्यारा लगता है, तो इस वक्त मेरे लिए तमाम चैनल बड़ी इज्जत वाले हैं। मैं सबके साथ काम नहीं, करके मुझे मज़ा आता है। एक केमिस्ट्री होती है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है लोगों के साथ, तो उस हवाले से मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, मुझे तो हर स्टोरी इंटरनेशनली क्या होता है, वो एक ऐसे टॉपिक लेके आते हैं जिसमें बहुत डिटेल के साथ काम होता है। हर स्टोरी में एक नया आपको सीखने को मिलता है, एक नई चीज़ मेरे सामने आ रही होती है जो मुझे मज़ा देती है। मतलब मैं अभी 3-4 डॉक्यूमेंट्रीज़ कर चुका हूँ। अभी मतलब एक वो हमने ईस्ट पाकिस्तान के हवाले से डॉक्यूमेंट्री की थी, तो उसमें एक मुझे नई चीज़ सीखने को मिली कि भाई 1971 में क्या हुआ था, किस तरीके के मामलात हुए थे। तो हर जगह हर टॉपिक के साथ एक अलग मज़ा आता है, एक अलग चीज़ सीखने को मिलती है। ठीक ठीक ठीक। तो अभी आने वाले कोई प्रोजेक्ट, किस प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं? कौन सा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है? किस पे काम करने जा रहे हैं अभी? बिल्कुल, अभी हमने एक प्रोजेक्ट पे ऑलमोस्ट रिसेंटली काम ख़त्म किया है। बैक टू बैक प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, तो वो हमने फ़िटनेस से रिलेटेड किया है। वॉइस मीडिया है यूके का, उसके लिए हमने चीज़ की है कि बॉडी बिल्डर्स, अब देखें इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, फिटनेस एक अलग चीज़ है, बॉडी बिल्डिंग अलग चीज़ है, और उसके अंदर स्टेरॉइड भी लोग इस्तेमाल करते हैं। इंजेक्शन लगा लिए बॉडी बनाने के लिए, बॉडी शार्प करने के लिए, कुछ मेडिसिन ले ली या कुछ उन्होंने इंजेक्शन लिए जिसकी वजह से उन्होंने बॉडी का सारा पानी निकाल दिया, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो हमने एक कंप्लीट इसको स्टोरी ली है कि भाई ये होता क्या है, बॉडी बिल्डर के साथ उनकी डेथ होती है। ये जो अच्छे बिल्ड बना लेते हैं, कोई टाइटल भी जीत लेते हैं, मिस्टर पाकिस्तान भी बन जाता है, मिस्टर वर्ल्ड भी बन जाता है, तो फिर उनका फ्यूचर क्या होता है, वो किधर चले जाते हैं, उनके साथ आगे जाके क्या होता है। आपने लिया किसी कंपटीशन में इससे जब ये बॉडी बिल्डिंग का? शुरू में लिए थे, उस वक्त नेचुरल होती थी, तो जब हमने देखा कि भाई ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं तो हम बैक हो गए। सही। नाज़रीन, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही हैदर के साथ हमारी, और हमारी नेक तमन्नाएं हैदर के साथ हैं। अच्छा हैदर, एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा था कि वो ये कि जितने भी ये कैमरामैन हैं, इनके लिए फ्रीलांस काम करना ज़्यादा बेहतर है वक्त के हिसाब से, या आया कि एज अ जॉब पर्सन इनके लिए ज़्यादा बेहतर है? स्कोप किस चीज़ में ज़्यादा नज़र आ रहा है, फ्रीलांसिंग में या एम्प्लॉयमेंट में? देखिए, ये डिपेंड करता है। मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी का फ्रीलांसिंग में सिलसिला अच्छा चल रहा है, उसके साथ मतलब उसके पास काम आ रहा है, फिर तो फ्रीलांसिंग बेस्ट है कि आपको एक अच्छी अर्निंग भी हो जाती है, आपका काम भी अच्छा चलता है, आपका नाम भी बनता है, इंटरनेशनली बहुत उसको माना जाता है। जबकि आप एक किसी चैनल में काम कर रहे होते हैं तो वो आपको एक लिमिटेड सैलरी देते हैं और आपसे खूब बेगार ली जाती है। मतलब ऐसा लगता है कि आपके ऊपर एहसान किया हुआ है ना। मतलब मैं खुद ये चीज़ें देख चुका हूँ चैनल्स के अंदर, और हमेशा आगे डिस्कस भी करते थे कि भाई लोगों का ख्याल करें। वो कहते थे नहीं भाई, मतलब काम लेना यार, हमें तो ज़रूरत है काम की। तो फ्रीलांसिंग में ये है कि आपकी अर्निंग अच्छी होती है, आपको पे अच्छा मिलता है, आपके काम की वैल्यू होती है, और लोग अगले आपके काम को रिगार्ड करते हैं कि भाई हैदर साहब बहुत अच्छा काम किया आपने यार, वेल डन। बहुत शुक्रिया हैदर साहब हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाने का। नाज़रीन, हमारी बात हो रही थी हैदर अली से, बड़े अच्छे इन्होंने अपने तजुर्बात शेयर किए और बड़े अच्छा मैसेज भी दिया आने वाले जो कैमरामैन हजरात हैं या इनसे रिलेटेड जो फील्ड में लोग काम कर रहे हैं। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।